सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे पुस्तक से। और हमने भारतीय आर्य भाषाओं को जो 3 भागों में बटी हुई थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इसके अंदर इनके पार्ट हुए थे। जैसे प्राचीन के वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को पढ़ा, और मध्य के अंतर हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को पढ़ा। फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को। तो यहाँ पे भाषाओं का पूरा क्रम समाप्त हो चुका था। अब जो प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं, उन आर्य भाषाओं की हमको विशेषताओं को देखना है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। जितनी भी भाषाएं हमने आधुनिक आर्य भाषाओं में रखी थी, उन्हीं की विशेषताओं को यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ से एक आध प्रश्न बोली या भाषा को लेकर बन सकता है। पहली बात जो आ रही है वो है सिंधी की। सिंधी के लिए क्या कह रहे हैं कि यह शब्द, इस शब्द का संबंध, यानी सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग अगर वैसे पूछे ना सिंधी का किससे इसका संबंध है, तो सीधे सीधे सिंधु आ जाता है, क्योंकि सिंधी सिंधु मिलता जुलता है ना। तो सिंधी का जो संबंध है सिंधु से है, ये समझ में आता। लेकिन यहाँ जो संस्कृत शब्द है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये सिंधु से है कह रहे हैं ना, वो भी संस्कृत सिंधु से है, और यही चीज़ हमें वहाँ पे डाउट कराएगी। तो अगर सिंधी का संबंध आएगा तो हमको ये संस्कृत वर्ड को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी और सिंधु को आपको ध्यान ही रहेगा, सिंधी है तो सिंधु से तो आई है ना, सिंधु से तो इसका संबंध है ही। लेकिन ये संस्कृत जो शब्द है ये दिमाग से जाएगा, दूर दूर तक ये समझ नहीं आ रहा कि संस्कृत से इसका क्या ही संबंध होगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो सिंधी है इसका संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। तो अब स्पष्ट है, जैसे सिंधु आता है तो हमको पहले से ही पता है, जैसे सिंधु नदी बह रही है सपोज, तो इस साइड जो लोग रह रहे हैं वो, और इस साइड जो रह रहे हैं वो, इन दोनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी को क्या कहा जाता है, कह रहे हैं सिंधी कहा जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि सिंधी की 5 बोलियां हैं। एक प्रश्न ये हो गया, सिंधी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, जिनको क्या कहा गया है? बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। अब पहले इसको यहाँ से प्रश्न पूछ दें, अगर थरेली किसकी है तो आपको सिंधी याद होना चाहिए ना कि सिंधी की है। कैसे याद करेंगे? ऐसे ध्यान रखेंगे, जैसे 5 बोलियां पढ़नी है तो आप सीधे सीधे ये बात रखिए, ये सिंधी है आपके पास, इसको आप थोड़ी देर के लिए माँ के रूप में कल्पना कर लीजिए ना। सिंधी एक माँ है। तो क्या होता है, इनसे मतलब इससे 5 बोलियां निकली हैं। पहले 5 संख्या याद करनी कि सिंधी से 5 बोलियां निकली हैं। ठीक है। और एक एक बेटी का नाम इनकी क्या है? थरेली है करके याद करना। इनकी एक बेटी थरेली है। ठीक है। और इस थरेली को ये क्या कह रहे थे? बड़े लाड़ से पाला था इन्होंने, लाड़ से लाड़ी। तो ध्यान रखना, थरेली किसकी बेटी का नाम है? सिंधी का, है ना। सिंधी की बेटी का नाम है थरेली, और इसको बड़े लाड़ से पाला था तो लाड़ी हो गई, है ना। कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है? बड़े लाड़ से पालती है। तो फिर क्या होता है, और इतनी लाड़ से पाली थी, एक दिन क्या होता है ना, माँ की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि एक बिचौली को ये बेच देती है इसको, है ना। बिचौली आता है, बिचौली बेचने वाली या खरीदने वाली, बिचौली, बिचौली शब्द है। तो ये अपनी आर्थिक स्थिति के चलते इसको क्या करती है? बेच देती है। तो एक बिचौलिया आता है, बिचौली को बेच देती है। ठीक है। और बिचौली क्या करता है ना, इससे पैसा कमाने के सीखने के लिए इसको सिलाई सिखाता है। तो सिलाई से आप क्या करेंगे? सिलाई को थोड़ी देर के लिए आप अगर सिराई भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा ना, सिराई, सिलाई जैसा मिल रहा है तो सिराई की हो गया। तो सिलाई से सिराई की हो गया ना, इसको सिलाई सिखाता है। और फिर क्या होता है, और जब ये खूब पैसा अर्न कर लेती है तो इसको ये लस्सी पिलाता है। तो लस्सी से आप लासी याद करेंगे। ठीक है, लस्सी से लासी। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। तो धीरे धीरे एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर थरेली वगैरह पूछ लिया ना तो दिमाग में सिंधी आना बहुत वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, सिंधी नाम की एक मम्मी है, माँ है, याद रखिए। पहले तो सिंधी कितने भागों में बटी है ये आपको याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 पार्ट में इसको बांट दीजिए। अब याद करिए, जो सिंधी करके माँ है, ये एक माँ है, इसकी थरेली नाम की एक बेटी थी। क्या नाम था? थरेली नाम की एक बेटी थी।
और इस बेटी को ये बहुत लाड़ करती थी, बहुत ज़्यादा लाड़ करती थी, तो लाड़ी हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, इसकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि खाने को भी पैसा नहीं होता। तो एक दिन इसको ये बिचौली को दे देती है ना, बिचौली मतलब बेच देती है उसको। जब बिचौली देती है तो जो बिचौली इसको ले जाता है वो इसको सिराई सिखाता है। सिराई मतलब सिलाई आपको मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको सिराई करके पढ़ना है। उसको वो सिराई सिखाता है ना, तो सिराई में की क्या सिखाता है, सिराई की सिखाता है, सिराई सिखाता है। आपको सिराई याद करना है तो आपको दिमाग में आ जाएगा वहाँ पे। तो सिलाई सिखाता है। और फिर क्या होता है, जब ये सिलाई से खूब सारा पैसा अर्न करती है तो इसको ये लस्सी पिला देता है। तो लस्सी से लासी याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपके 5 जो भाषाएं हैं वो किस में आ जाएगी, 5 बोलियां सिंधी में आ जाएंगी। अब अगला आगे क्या कह रहे हैं इसके लिए, सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है। जो सिंधी है इसकी अपनी लिपि का नाम क्या है, लंडा है। अब आप बात आती है लंडा की। ये जो लिपि है ये 3 की है, आपको ध्यान रखना है, ये 3 के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, एक तो ये सिंधी के पास जाएगी, आपको दिमाग में बैठा लेना है डायग्राम से, ठीक। एक ये लहदा के पास जाएगी, ठीक है, और एक ये पंजाबी के पास जाएगी, ठीक है। तो अब ये 3 के पास जा रही है, तो तीनों में आपको दिमाग में बैठाना है कि जो लंडा लिपि है किस किस की है, सिंधी की है, लहंदा की है और पंजाबी की है। इसको मैं अगर अच्छे से समझाऊं तो ऐसे भी आपको क्लियर नहीं होगा। फिर से इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं लंडा की बात कर रही हूँ कि लंडा लिपि किस किस की है, तो आपके 3 में दिमाग में होना चाहिए, एक तो ये सिंधी की है, ठीक है, और एक ये लहंदा की है, ठीक, और एक ये किसकी है, एक ये पंजाब की है, पंजाबी की है। 3 की हो गई। अब एक बात याद रखिए, पंजाबी की भी लंडा थी, लहंदा की भी लंडा थी, सिंधी की भी लंडा थी। तो इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, बस इसमें हमको याद करना है कि ये जो लंडा थी ये शारदा लिपि की। इसमें आपको केवल इतना लगना है कि शारदा, जो शारदा लिपि है जो कश्मीर में बोली जाती है, तो कश्मीर की जो लिपि है उसी शारदा लिपि की उपशाखा है लंडा, ठीक है। अगर पूछा जाए कभी लंडा के बारे में तो लंडा जो है वो शारदा लिपि की क्या है, उपशाखा है। आपको याद रखना है यहाँ पे लहंदा के साथ इसको, कि लहंदा में अगर एक प्रश्न बन गया कि लंडा जो है किसकी उपशाखा है, तो आपको याद करना है कि कश्मीर में जो प्रचलित सारथाल लिपि है उसी की ये उपशाखा है, ठीक। अब सिंधी की जो बात आती है, सिंधी के लिए आपने पढ़ा सिंधी की लंडा है, लंडा के साथ साथ सिंधी की गुरुमुखी भी है, ठीक है, इसकी गुरुमुखी लिपि भी है, और इसकी एक है फारसी लिपि भी है। इनकी 3 लिपियां हैं, ठीक है, फारसी लिपि भी इसकी आती है। सिंधी की 3 हो गई, लहंदा की एक ही हो गई लंडा, और पंजाबी की क्या है, पंजाबी की तो लंडा है ही है, साथ में बाद में गुरु अंगद ने क्या किया था, चेंज करके यहाँ भी गुरुमुखी ला दिया था। बस यहाँ पे गुरुमुखी लाने वाले केवल कौन है, अंगद हैं, ये चीज़ याद करना है। तो आपको गुरुमुखी किस में मिल रही है, एक सिंधी में मिल रही है और एक पंजाबी में मिल रही है। केवल लहंदा की केवल एकमात्र लंडा है, ठीक है। तो लंडा तीनों में है, सिंधी को भी लंडा मिली, लहंदा को भी मिली, पंजाबी को मिली। लेकिन सिंधी की तीन लिपियां आती हैं, 2 क्या मिलती हैं इसको, एक गुरुमुखी और एक फारसी मिलती है। और वहीं पंजाबी की क्या आती है, जो अंगद है, अंगद जाके वहाँ पे कुछ चेंज करके गुरुमुखी लिपि को लाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक हो गया। अब देखिए, सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी, अब एक लिपि गुरुमुखी आ गई और एक फारसी लिपि आ गई, है ना, इसमें भी लिखी जाती है। ये आपकी सिंधी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सिंधी को शॉर्ट ट्रिक में जानिए। कैसे जानेंगे, यहाँ पे आप सिंधी रख दीजिए, है ना, आपने सिंधी रखी। देखिए पहली बात तो सिंधी के लिए आप ध्यान रखेंगे, इसके जो की पॉइंट मैंने आपको बताए, ये जो है संस्कृत सिंधु से निकली है, पहली बात, ठीक है। और कहाँ भी बजे सिंधु, जो सिंधु देश है उसमें जो सिंधु नदी के दोनों किनारों पे बोली जाती है ना, जो सिंधु नदी है उसके दोनों किनारे के लोग इसको बोलते हैं, दोनों किनारे के लोग इसको बोलते हैं, उसके दोनों साइड के लोग बोलते हैं। दो, इसकी 5 बोलियां हैं, क्या है, 5 बोलियां हैं। ज़्यादा मैंने 5 की आपको ट्रिक बताई है, उसको आप दिमाग से मत निकालिएगा। एक थरेली नाम की बेटी थी सिंधी के पास, वो उसकी बहुत लाड़ करती थी उसको, तो लाड़ी हो गई। एक दिन अपनी आर्थिक समस्या से जूझकर उसने उसको क्या किया, किसी बिचौली को बेच दिया, है ना। जब बिचौली ने उसको सिलाई सिखाई तो सिलाई को सिराई कर दीजिए, तो सिराई की हो गया। उससे जब उसने कुछ पैसा वैसा कमाया तो उसको लस्सी पिला दी, लस्सी से लासी कर दीजिए। ये इसकी 5 बोलियां हो गई, है ना। अब इसकी अगर लिपि पूछे तो लिपि में आप ध्यान रखेंगे, लिपि क्या हो गई इसकी, लंडा हो गई, ठीक है। पास में एक गुरुमुखी हो गई और पास में एक क्या हो जाएगी, एक फारसी हो जाएगी, ठीक है। 3 तो इसकी लिपियां होती हैं,
ठीक। अब यहाँ पर से आप देखिए कीवर्ड से आपको कितना आसान लग गया। सिंधी संस्कृत सिंधु से निकली है, इसका जो संबंध है संस्कृत सिंधु से है। सिंधी दो नदियों के सिंधु नदी के दोनों किनारों पे बोली जाती है। सिंधी की 5 बोलियां हैं, थरीली, लाडी, विचोली, सिराइकी और लासी। और सिंधी की जो लिपि है 3 लिपियां मिलती हैं, एक लंडा, एक गुरुमुखी और एक फारसी। ये हमारी सिंधी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड करके समझाया है, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए या ऐसा ही लिख लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे। अगली जो है वो लहदा है। लहदा के लिए क्या कह रहे हैं? लहदा का शब्दगत अर्थ पश्चिमी है, ये ध्यान रखिए। जैसे हमने उसमें कहा ना कि उसका संबंध संस्कृत सिंधु से है, वो संस्कृत सिंधु को यूनिक बना रही थी, और ये जो लहदा है शब्दगत अर्थ इसका पश्चिमी से है। अगर लहदा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या कहेंगे? पश्चिमी होता है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। देखिए, पश्चिमी पंजाबी है, हिंद की है, जटकी है, मुल्तानी है, चिभाली है, पोठवारी है। ठीक है, इतने ये बोली नहीं है, ये इसी के नाम है। लहदा को पश्चिमी पंजाबी भी कहा जाता है, लहदा को हिंद की भी कहते हैं, लहदा को जटकी भी कहते हैं, लहदा को मुल्तानी भी कहते हैं, लहदा को चिभाली भी कहते हैं और लहदा को पोठवारी भी कहते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं? लहदा के ही हैं। ठीक है, लहदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ लंडा के अलावा इसकी कोई लिपि नहीं है, बस इस लंडा को यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये जो लंडा है ये कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की क्या है? उपशाखा है। ठीक है, ये जो लंडा है कह रहे हैं, जो लिपि है ये कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की उपशाखा है। अगर ऐसे पूछ लिया ना शारदा लिपि की उपशाखा कौन है, तो सीधे आपको बताना है लंडा है। बस इतना ही आपके किस में आ रहा है? लहदा में आ रहा है। तो अब सिंधी का आपने कंप्लीट कर दिया। इसमें तो लहदा के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि जो लहदा है इसको अन्य किन किन नामों से, अब ये नाम भी तो याद होने चाहिए कि लहदा के क्या क्या नाम है। तो आपको पहली बात तो लहदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पश्चिमी है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात आती है ना, शब्दगत अर्थ इसका पूछ लें तो आपको क्या बताना है? शब्दगत अर्थ पश्चिमी बताना है। क्या है? पश्चिमी है, पहली बात। लहदा की लिपि क्या है? इसकी लिपि लंडा है। ठीक है, अगर ये पूछे यहीं से कि लंडा क्या है, लंडा क्या है, मतलब कैसे लंडा भाषा आई है, ये लंडा लिपि आई है, तो आपको याद बताना है कि ये कश्मीर में जो प्रचलित शारदा लिपि की क्या है? उपशाखा है। ठीक है, अगर कभी प्रश्न पूछ दें कि कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की उपशाखा किसको कहा गया है, तो लंडा को। ठीक है, वो भी लिपि है, शारदा लिपि है, और उसी की उपशाखा क्या है? लंडा है। ठीक है, अगर लंडा क्या है पूछते हैं तो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की उपशाखा है। बस इतना ही। यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर है। शब्दगत अर्थ पूछा जा सकता है लहदा का, तो पश्चिमी बता देना है, और इसकी लिपि पूछी जाती है, लंडा उसे हो गया। और लंडा का सिवा सीधे वो पूछेंगे कि लंडा का मतलब क्या है, ये कहाँ से विकसित है, क्या है, तो आपको बताना है कि जो कश्मीर है वहाँ पे जो शारदा लिपि है उसी की ये उपशाखा है लंडा। अब इसके अन्य नाम अगर पूछते हैं तो अन्य नाम के लिए आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, है ना, ये लहंगा था। क्या बताया था? लहंगा जो था इसको हम लहंगा कर देते हैं। जैसे बताओ किसी दुल्हन की शादी हो रही है, उसको लहंगा खरीदना था ना, तो उसने कहा मैं ना हिंद की हूँ, लेकिन मुझे हिंद की वाला लहंगा नहीं चाहिए, मुझे कहीं और से लहंगा चाहिए। तो इसका लहंगा कहाँ से आया? इसका लहंगा आया पश्चिमी पंजाब से। कहाँ से आया? पश्चिमी पंजाब से आया। ठीक है, अब जब इतनी दूर पश्चिमी पंजाब से इसका लहंगा आया तो बड़ी मतलब एकदम सलीके ढंग से इसने क्या किया, मैं इसको कोठी में रख देती हूँ। कोठी से क्या हो गया? पोठीवार। ठीक है, कोठी को आप पोठी करके पढ़िए, है ना, पोठवारी। सॉरी, कहाँ रखती हूँ, कहा इन्होंने? पोठवारी। जैसे हम कहते हैं ना कोठी में रखते हैं, तो पंजाब से जैसे ही लहंगा आया तो इसने कहा कि मैं इसको कोठी में रखती हूँ, तो इसको पोठवारी कर दीजिए। कोठी से पोठवारी, है ना, कोठी में रख देती हूँ मतलब पोठवारी। अब कोठी में यानी कि कोठी में जाने के लिए क्या था? एक रास्ता था जो किससे बना था? मुल्तानी मिट्टी से बना था। मुल्तानी एक मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी से बना था। और उस मुल्तानी मिट्टी में जब ये कोठी में लहंगा रखने जा रही थी तो क्या होती है वहाँ पे? वो तो मिट्टी थी, वो चिभाली थी, मतलब फिसल गई उसमें। ये चिभाली मिट्टी होती है ना जिसमें फिसल जाते हैं, मिट्टी थी तो काई जमी थी तो चिभाली हो रही थी तो उसमें फिसल गई। और जैसी चिभाली मिट्टी थी तो फिसली, तो ये क्या हुआ? फिसलते ही इसको झटका कहते हैं ना, झटका। झटके को आप झटकी करिए, उसको झटकी लगी थी तो झटकी से जटकी हो गई,
है ना। उसको क्या हुआ, जैसे फिसली तो एकदम झटका जैसा लगा, तो झटका को झटका कर दीजिए, झटकी भाषा हो गई, है ना। तो जैसे ही उसको झटका यानी कि झटका लगा, तब ये सोचने लगी, गिर गई थी भयंकर तरीके से, तो भयंकर शरीर में वाइब्रेशन हुआ, झटका लग गया, तो झटका को झटकी करिए। तो झटकी जैसे ही लगी तो क्या सोचती है कि इससे तो अच्छा था कि मैं हिंदकी का ही लहंगा पहन लेती। पहले मना कर रही थी ना कि हिंदकी का नहीं पहनूंगी, तब बोलती कि इससे तो अच्छा था कि मैं हिंदकी की ही लहंगा को पहन लेती। तो लहंगा की इतनी बोलियाँ होंगी, क्या क्या हो गए, पहले पश्चिमी पंजाबी हो गया, फिर पश्चिमी पंजाबी से पोठवारी हो गया, फिर उसके बाद मुल्तानी हो गया, फिर उसके बाद चिवाली हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, हिंदकी हो गया। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा इंजॉय लेके पढ़िएगा कि लहंगा मंगाया गया तो कहाँ से मंगाया गया, कि पश्चिमी पंजाब से मंगाया गया। अब उसको कोठी में रखने के बाद कोठी से पोठवारी याद कर लीजिए। पोठवारी में जाने के लिए रास्ता जो था वो मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ था, तो मुल्तानी एक एक नाम हो गया। तो मुल्तानी में जैसे ही चल रही थी तो मिट्टी क्या होती है, फिसलने वाली होती है, तो चिफाली बोलते हैं ना उसको, तो चिवाली मिट्टी थी, तो उसमें ये फिसल गई, तो चिभाली हुई। जैसे ही चिभाली में चिभल करके फिसली, तो क्या हुआ, उसके मुंह से इसको झटका लगा, झटका से झटकी हो गई, है ना। जैसे झटका लगा कहते हैं, तो झटका करके याद करिए, उसको जोर से झटका लगा यानी कि झटकी हो गई। तब वो जोर से आवाज़ में बोली, इससे तो अच्छा था कि ये लहंगा तो ख़राब हो गया ना, मिट्टी में सन गया, तो कहती है इससे तो अच्छा था हिंदकी का ही पहन लेती। तो हिंदकी का मतलब अपने हिंद का ही पहन लेती, तो हिंदकी हो गया। तो ये क्रम इनके लहंगा का हो गया। तो बहुत छोटा सा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लहंगा के अन्य नाम पूछ सकते हैं, तो ये पश्चिमी पंजाब को पकड़ लीजिए, वहाँ से क्या कहते हैं, पोठवारी पकड़ लीजिए। पोठवारी से आप क्या पकड़ेंगे, पोठवारी में जैसे ही पोठवारी में लहंगा रखने के लिए जा रही थी तो मुल्तानी मिट्टी थी, मुल्तानी हो गई। और मुल्तानी में क्या हुआ था, क्या कहते हैं, चिफाली थी, तो उसमें फिसल गई, चिफाली हो गई। जब फिसली तो मुंह से आवाज़ आई, झटकी लगा, बहुत बड़ा झटकी लगा, तो झटकी हो गई। और झटकी लगने के बाद मुंह से एक ही बात आई कि काश मैं हिंदकी का ही लहंगा पहन लेती, है ना। तो लहंगा हो गया। और एक ही है, लंडा भाषा है, बस लंडा के लिए पूछें तो इतना ध्यान रखना है कि ये कश्मीर में जो शारदा लिपि है उसी की उपशाखा है, ठीक। और फिर एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि जो लहंगा है इसका शब्दगत अर्थ क्या है, तो हमको बताना है इसका शब्दगत अर्थ पश्चिमी है। और ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसका शब्दगत अर्थ पश्चिमी है। तो 2 लैंग्वेज हमने कंप्लीट करी। अब तीसरी जो लैंग्वेज आ रही है वो पंजाबी है। पंजाबी के लिए क्या कह रहे हैं कि यह शब्द पंजाबी पंजाब से ही बनेगा ना, पंजाब में ई की मात्रा ही तो आई है, तो पंजाब से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो पंजाब का अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। पंजाब का अर्थ 5 नदियों का देश होता है, ध्यान रखना। कहीं पे अगर इसमें लगा दिया ना 5 नदियों का समाहार होता है, या 5 नदियों का मिला स्थान होता है, या 5 नदियों का ये होता है, तो ये जो देश शब्द आ रहा है इसको कोट कर लेना। 5 नदियाँ तो आप पकड़ के रखेंगे, लेकिन जो वो बिगाड़ेंगे ना तो ऐसे दे देंगे कि 5 नदियों का समाहार है, समाहार लगा देंगे, या बोल देंगे कि 5 नदियों का क्षेत्र है, या बोल देंगे कि 5। लेकिन यहाँ जो है पंजाब एक देश है, देश के रूप में बता रहे हैं कि 5 नदियों का देश है, इसमें 5 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो ये देश को जरूर पकड़ लेना, ज़्यादा 5 नदी तो आपको समझ में ही आ जाएंगी। इन्हीं 5 नदियों के आधार पर इसको पंजाब कहा जाता है। लेकिन ये देश शब्द को पकड़ेगा, लास्ट में यही गलती करेगा जब इस तरह के 5-5 करके समाहार हो गया, या देश राज्य हो गया, या 5 नदियों का मिलाप हो गया, कुछ भी बना सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने क्या किया था, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी, ठीक है। इसमें गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई थी। पंजाबी की मुख्य जो बोलियां हैं वो क्या हैं, कह रहे हैं माझी, डोंगरी, दोआबी और राठी हैं। यहाँ पे बोलियां बताई हैं, बस उनको केवल याद रखना। लहंदा में बोली नहीं बताई गई है, बल्कि लहंदा के अन्य नाम बताए गए हैं। वो सब नाम है उनकी, पश्चिमी पंजाबी नाम है उनका, मुल्तानी नाम है उनका, पोठवारी नाम है, और क्या कहते हैं, चिभाली नाम है, हिंदकी नाम है, ये सारे उनके नाम हैं। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे बोली है, इससे पहले सिंधी पढ़ी थी तो सिंधी में भी बोलियाँ आई थी ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंजाबी की जो मुख्य बोलियाँ हैं वो माझी, डोंगरी, दुआबी और राठी है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है कि बोली कहाँ की है, तो आप पंजाबी तब लगाएंगे जब इन वर्ड्स को, माझी, डोंगरी, दुआबी और राठी को पकड़ लेंगे कि ये पंजाब से हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे पंजाब से आपको पूछें तो आपको पहली बात तो ये बनाना है कि ये 5 नदियों का क्या है, 5 नदियों का देश है, ठीक है। पहली बात देश को ध्यान रखना, तो 5 नदियों का देश है। इसकी लिपि पूछे तो लिपि में आपको लंडा बोलना है, क्या बोलना है, लंडा बोलना है।
और बाद में इसमें किसने थोड़ा सा संशोधन किया था, तो अंगद का नाम याद करते हुए हमको बताना है कि अंगद ने इसमें बाद में थोड़ा चेंज करके कौन सी लिपि बनाई थी, गुरुमुखी। तो हमने सिंधी में 3 लिपियाँ पढ़ी हैं, यहाँ पे 2 लिपियाँ हैं। लंडा गुरुमुखी सिंधी में भी थी, बस एक वहाँ पे एक्स्ट्रा थी फारसी लिपि, है ना, और केवल लंडा थी लहदा में। अब यहाँ पे लंडा ही लंडा थी, लेकिन अंगद ने बाद में चेंज करके यहाँ पे क्या बनाई, गुरुमुखी। और ये पूछा जाता है कि गुरु अंगद ने कहाँ पे गुरुमुखी लिपि के वो प्रयोग किया था, तो पंजाब में। ठीक हो गया। अब यहाँ की बोलियों को आप याद रखिएगा। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक याद करिएगा, पंजाबी डोरी, मतलब पंजाबी डोरा, है ना, डोरा रस्सी को बोलते हैं ना, पंजाबी डोरा दो माँ कहती है। कोई एक बच्ची है ना, बोलती है पंजाबी डोरा दो माँ। पंजाबी से पंजाबी की बोली हो गई, डो से डोंगरी हो गई, है ना, डोंगरी। रा से राठी हो गई, और दो से दो आबी हो गई, है ना, दो आबी। और माँ से माझी हो गई, माँ को माझी भी बोलते हैं ना, माझी हो गई। तो क्लियर हो गया होगा। तो पंजाबी में हमको क्या पढ़ना है, ये 5 नदियों का देश है। लिपि में क्या बोलना है, लंडा है। और बाद में अंगद के वो चेंज करने से फिर यहाँ पे गुरुमुखी लिपि हो गई। पंजाबी की जो लिपि है वो उसको आपको कैसे बोलोगे, पंजाबी डोरा दो माँ, कैसे पढ़ोगे, पंजाबी डोरा दो माँ। ठीक है, तो पंजाबी से पंजाबी ले लेना, पंजाबी की आपकी बोली निकल आएगी। डो से क्या हो गया, डो से डोंगरी हो गया। र से राठी हो गया, दो से दुआबी हो गया, माँ से माझी हो गया। तो इस तरह से पंजाबी की होगी। मैं पंजाबी की बोली एक बार और आपको शेयर करती हूँ, वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है ना, अगर पंजाबी की बोली पूछते हैं, बोलियाँ क्या हैं, ठीक है। तो आप एक ट्रिक याद कर देना, पंजाबी, ये देखिए, पंजाबी, पंजाबी डोरी, पंजाबी डोरी रस्सी को बोलते हैं ना, डोरी दो और माँ, पंजाबी डोरी दो माँ। ठीक है, अब डो से आप डोंगरी लगा दीजिए, डो से डोंगरी, डोरी मत करिएगा, डोरा करिएगा, है ना, पंजाबी डोरा दो माँ। तो रा से राठी आएगी, ठीक है, पंजाबी राठी। दो से क्या करेंगे, दो से दुआ भी आ जाएगी, और माँ से क्या हो जाएगी, माँ से माझी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बोली याद कर ली है पंजाबी की। और मैंने सिंधी की आपको बताई है, सिंधी को माँ के रूप में रखा है, और सिंधी की बेटी बना दी है थरेली। और थरेली को क्या करती है सिंधी, बहुत लाड़ करती है, तो लाड़ी हो गई। और लेकिन एक बार उसकी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है कि वो किसी बिचौली को बेच देती है, तो बिचौली हो गई एक। और जब बेच बेच देती है, तो जो ले जाता है उसको, वो उससे क्या करता है, सिराई करवाता है ना, तो सिराई की हो गई। और जब सिलाई से पैसा मिलता है, तो उससे उसको लस्सी पिलाता है, तो लस्सी से लासी हो गई। तो वो सिंधी की बोलियाँ हो गई, ये इनकी हो गई। और लहंदा में केवल लहंदा के अन्य नाम पूछे हैं, तो वो मैंने आपको ठीक से बता ही दिया है कि लहंदा जो था, लहंगा लहंगा कर दीजिए उसको। तो लहंगा पश्चिमी पंजाब से मंगाया था एक दुल्हन ने, है ना, तो कहा कि मैं दूर से मंगाऊंगी, अच्छा आएगा, तो पश्चिमी पंजाब से मंगवाया। और जब वो आया, तो उसने कहा नहीं, मैं इसको कोठी में रख देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो कोठी से पोठवारी हो गया, ठीक है, कोठी से पोठवारी हो गया। अब वो उसमें कोठी में जाने के लिए जो रास्ता था, वो मुल्तानी से बना था। मुल्तानी एक मिट्टी होती है ना, मिट्टी का रास्ता था। तो मुल्तानी मुल्तानी में जा रही थी, तो क्या होता है, इतने में उसका क्या कहते हैं, उसका जो पैर होता है ना, वो चिफाली कहते हैं ना, चिभाली, चिभाली रास्ता था, कहते हैं चिभला रास्ता है, फिसल जाओगे। तो चिभाली में वो फिसल गई, चिभला रास्ता तो हो रहा था, तो उसमें फिसल गई। जैसे वो फिसली, तो उसको इतना तेज झटका लगा, झटका से झटकी हो गई। और वो क्या बोली, इससे अच्छा था तो मैं हिंदी की काई पहन लेती, है ना, तो हिंद की हो गई। तो ये उनकी बोलियाँ नहीं हैं, वो केवल लहदा के नाम हैं, अन्य नाम हैं। बोलियाँ हमने केवल सिंधी की पढ़ी हैं, जो मैंने थरेली की बेटी बना के क्लियर करा रखा है। और जो ये है, ये तो बहुत सरल ट्रिक है कि पंजाबी डोरा दो माँ कहती है ना, पंजाबी डोरा दो माँ। तो पंजाबी साथ में जुड़ रहा है तो क्लियर हो जाएगा, पंजाबी डोरा दो माँ। तो ये ट्रिक याद कर लोगे तो कन्फ्यूज ही नहीं होगा। तो लिख लेना एक जगह, पंजाबी डोरा दो माँ। तो डो से डोंगरी हो जाएगा, रा से राठी हो जाएगा, दो से दुआबी हो जाएगा, और माँ से माझी हो जाएगा। ये आपकी पंजाबी की हो गई, ठीक है। अब बात आती है गुजराती की। क्या देखेंगे अब, गुजराती को। गुजराती को देखिएगा, जो गुजराती है इसके लिए क्या कर रहे हैं,
गुजराती की अपनी गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। ये तो क्लियर है ना, गुजरात प्रदेश की गुजराती है तो गुजरात प्रदेश में बोली जाती है। गुजरात का जो संबंध है, जैसे हमने उसका संबंध बोला था लहदा का संबंध, तो वो पश्चिम से था ना, वैसे ही गुजरात का संबंध गुर्जर जाति एक तरह की जाति होती है। तो वो तो नाम में भी स्पष्ट हो रहा है, अगर एग्जाम्पल में आपको दिख भी रहा होगा ना तो भी आप पकड़ ले जाएंगे, क्योंकि गुर्जर में कहीं ना कहीं गुजरात जैसी फीलिंग आ ही रही है। तो अगर गुजराती का संबंध पूछते हैं तो गुर्जर जाति से था। अभी गुर्जर कैसे बनाया, जैसे आप ऐसे ही गुजराती लिखते हैं ना, अगर आपने गुजराती लिखा कहीं पे तो आप देखिए ये आ की मात्रा और ये ई की मात्रा को आप काट देते तो आपके पास एक गुजर और एक तौ शब्द बच रहा है। तो इसमें आप रेप दे दो तो गुर्जर बना, और इसमें आप त्रा कर दो, ये त्रा बना। तो ये गुर्जर धन त्रा। अब यहाँ पे ये कर दीजिए, इसको जोड़ करके ये शब्द क्या बना, गज्जरता, गज्जरता। बस इसी को आपको याद करना है। इस गज्जरता के बाद फिर गुजरात बन जाता है ना। ये तो मैंने गुजराती से ही निकाला है, ये चीज़ मैंने गुजराती से ही निकाली, आप देखे हुए थे। फिर से एक बार अगर बना दूँ तो देखिए, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर गुर्जर को बिठाने के लिए आपसे क्रम में पूछ लेते हैं तो आपको इसको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे गुजरात कैसे बनाया कह रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने गुजराती लिख लिया, लिखा ना गुजराती, आपको गुजराती को ही निकालना है कैसे निकला है। तो इसमें से पहले तो आप आ की मात्रा हटा दो, इसमें से फिर ई की मात्रा हटा दो, तो आपके पास ये जो गुजर और तौ बच रहा है, इस गुज्जर में आप क्या करोगे, तो जो ये ज है इसके ऊपर रेप दे दो, बन गया गुर्जर। अब इसके जो काटा है आपने इसको धन कर लो, ये धन हो गया। अब जो तौ है इसमें त्रा कर लो, ये गुर्जर धन त्रा आ गया। अब जो शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग आधा ज पूरा ज र आधा त पूरा त, ये गज्जरता हो गया, है ना, गज्जरता। अब जब गज्जरता बन गया तो फिर इसी से गुजरात बन गया, ये इसका क्रम हो गया है ना, ये गुजरात बन गया। तो गज्जरता शब्द को केवल ध्यान रखना, गज्जर फिर आधा त पूरा ता आ जाएगा, गज्जरता। इससे ये बना है कह रहे हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं कि गुजराती की अपनी लिपि गुजराती है। इसकी कोई लिपि भी आपको याद नहीं करनी है ना, गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से ही जानी जाती है। इसकी लिपि कोई बदल के नहीं होती है, गुजराती नाम होती है। वस्तुतः गुजराती जो है कैथी से मिलती है। अगर ये गुजराती किससे मिलती है, कोई अन्य भाषा से इसकी अगर सापेक्षता या उसके समकक्ष बताएंगे तो एक आपको कैथी याद करना है कि गुजराती से जो लैंग्वेज मिलती है वो कैथी है, कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। एक बहुत मोस्ट प्रश्न है इसमें कि किस उसमें भाषा में शिरोरेखा नहीं लगती है, ये प्रश्न बना हुआ है ना। ये मोस्ट है कि कौन सी भाषा है जिसमें शिरोरेखा नहीं लगती है, तो ये भी गुजराती है, ठीक है, गुजराती है। तो इतनी ही बातें आपकी गुजराती के लिए हैं और ये मोस्ट हैं। अब यहाँ पे गुजराती को ध्यान से देखिएगा, पहले तो गुजराती शब्द पहले देखिए, इसकी लिपि क्या है, अगर लिपि पूछते हैं, है ना, इसकी लिपि, तो लिपि इसकी क्या होगी, गुजराती ही है, ठीक है। गुजराती की लिपि गुजराती की है। कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है ना। इसका क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात ही है, ठीक। और देखो गुजराती में क्या होता है, इसमें सिरोर रेखा, सिर में जो रेखा पड़ती है ना वो नहीं होती है, ध्यान रखना, सिरोरेखा नहीं होती है। इसका संबंध किससे है, अगर इसका संबंध पूछते हैं तो संबंध गुर्जर जाति से है, किससे है, गुर्जर जाति से है। और अगर पूछे कैसे बना है, ये गुजराती बना कैसे है, तो आपको यही गु ज र रेप धन त्रा धन, मतलब इसके बाद गज्जरता, ग आधा ज पूरा ज र पूरा आधा त पूरा था, गज्जरता फिर गुजराती, है ना। ये ऐसे बनी हुई है, ठीक। बस इतना, न इसकी कोई बोली दिया गया है न इसके अन्य नाम दिया गया है, सिंपल सी है गुजराती। तो क्या क्या निकलेगा गुजराती में से, इसकी लिपि गुजराती है, ये गुजरात में बोली जाती है, सिरोरेखा, इतना तो आप ये ऊपर वाला पढ़ ही लोगे, लिपि गुजराती है और गुजरात में बोली जाती है। तो ये नहीं भी याद करोगे तो भी आप पकड़ लोगे, बस ध्यान रखना सिरोरेखा नहीं होती है इसमें, और गुर्जर जाति से इसका संबंध है, ठीक है। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये अगर किसी बोली के समकक्ष है तो किसके है, तो ये कैथी के समकक्ष है, ठीक है। कैथी भी एक लिपि होती है, तो कैथी लिपि से मिलती जुलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। गुजराती कंप्लीट हुई, अब हम बोलेंगे मराठी को। मराठी जो है ये महाराष्ट्र, हमने कल वो जब पढ़ रहे थे मराठी को महाराष्ट्र से दाक्षिणात्य करके, तो मराठी वहाँ फेमस होती है ना। तो मराठी कहाँ की है, महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी बोलियाँ क्या है, कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी हैं। देखिए ये यहाँ पे बोलियाँ बताई गई, कोंकणी है, नागपुरी है, कोष्टी है और महारी है।
मराठी की अपनी लिपि क्या है? देवनागरी। आप देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि जैसे संस्कृत में आप देवनागरी लिपि पढ़ते हैं ना, संस्कृत की लिपि पूछते हैं तो देवनागरी। फिर इसके बाद मराठी की पूछते हैं तो भी देवनागरी, नेपाली की पूछी जाती है तो नेपाली की भी देवनागरी, हिंदी की पूछते हैं तो भी ये देवनागरी होती है ना। इतनी लैंग्वेजों में लगभग देवनागरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मराठी की क्या लिपि है? देवनागरी है। कुछ लोग क्या बताते हैं इसकी लिपि? मोड़ी भी बताते हैं, मराठी से मोड़ी है ना, मोड़ी भी कुछ लोगों ने प्रयोग इसका किया है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, केवल आपको बोलियां याद करनी है। अब यहाँ पे हम मराठी का छोटा सा शॉर्ट वाला डायग्राम बनाते हैं। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा है। मराठी कहाँ की भाषा है? महाराष्ट्र भाषा है। ठीक है, और इसकी अगर इसके लिपि पूछें तो इसकी लिपि आपको बता देनी है कि देवनागरी है। क्या क्या लिपि है? देवनागरी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ लोग इसकी लिपि क्या मानते हैं? कुछ लोग लिपि मानते हैं मोड़ी, कुछ लोग मोड़ी मानते हैं। तो दोनों लिपि याद रखिएगा, देवनागरी और मोड़ी भी बताते हैं कुछ लोग, है ना। और इसकी बोली बोले कि कितनी बोली इसकी हैं, तो आपको इसकी कितनी बोलियां बतानी है? 1 2 3 4 बतानी है। ठीक है, 4। और अगर ट्रिक बताएंगे तो क्या आएंगे? इसकी ट्रिक याद कर लेना। को नाम, कोका कोला पिया है कभी? तो कोको नाम मराठी, है ना, कोको नाम मराठी लेना। तो को से देखिए कोंकणी हो गया, को से देखिए कोष्टी हो गया, कोष्टी, कोष्ठी। ठीक है, कोष्ट, जो कोष्टक होता है कोष्टी। को से कोंकणी, को से कोष्टी। और फिर नाम से, ना से क्या हो गया? नाग भाषा, नाग, नाग वाली हुई ना, तो नागपुरी, नागपुरी। और माँ से क्या हो गया? माँ से री। ठीक है, तो को नाम मराठी याद कर लेना। तो मराठी की जैसी लैंग्वेज है तो मराठी इसके साथ जुड़ ही रही है। ठीक है, तो को नाम मराठी। एक बार फिर से देखिए मराठी की केवल बोलियाँ। अगर मराठी की बोली बोलते हैं तो 4 हैं। ठीक है, क्या आती है? को कोको नाम मराठी, कोको नाम मराठी, ये ट्रिक हो गया। ठीक है, अब को से क्या हो गया? कोंकणी हो गया, कोंकणी। को से क्या हो गया? कोष्टी, है ना। और नाक से क्या हो गया? नाक तो पूरा लिखना है और पूरी लगा देना है। और म से क्या हो गया? महारी, महारी। और फिर मराठी से मराठी। तो ये इसकी बोली हो गई। लिपि पूछेंगे तो ध्यान रखेंगे, मराठी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। कुछ लोगों ने क्या माना है? मोड़ी माना है। ठीक है, कहाँ से संबंध है इसका? महाराष्ट्र से। ठीक, तो इतना आपको बोलियां खासकर यही पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगली जो है वो है बांग्ला। अगली क्या है? बंगला। देखिए बंगला के लिए क्या है? बंगला जो संस्कृत है ये बंग धन आल प्रत्यय से बना है। आप एक बात याद रखिएगा, बंगला जो है ना, बंगाल की भाषा है। तो आप अगर बंगाल को तोड़ते हैं ना, बंगाल को, तो ये इसमें कन्फ्यूज मत होना कि बंगला लिखा है और आगे बंग धन आल प्रत्यय है। तो आप इसको अगर बंगला को तोड़ेंगे तो बंग धन अला जैसा निकल रहा है ना, लेकिन वो बंगला उसकी बोली है, उसको नहीं निकालना है। जो इन्होंने प्रत्यय निकाला है बंगाल का निकाला है, इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? बंग धन आल करेंगे ना, तो ये आल इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो अगर पूछ देंगे तो बंगला किससे बनी है? बंगधन आल प्रत्यय से बनी है बंगला। ठीक है, और याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमने पहले भी पढ़ा था सिंधु के लिए कि वो किससे बना था? संस्कृत से था, है ना, सिंधु। ये बंगला भी किससे है? संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो बंगला जो है संस्कृत शब्द बंगाल से बना है। ये जो बंगाल, अगर सीधे सिंपली पूछ दें कि बंगाल कि उसका शब्द है, तो संस्कृत का बोलना है आपको, है ना, लिखा है यहाँ पे देखिए संस्कृत। और यही चीज़ें हम स्किप करते हैं। सिंधी के लिए भी आ रहा है कि वो संस्कृत सिंधु से है ना, वो भी संस्कृत सिंधु से थी। तो इस बात को ध्यान रखना, संस्कृत से आपकी बंगाल भी आ रही है। ठीक है, यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। तो बंगला है तो बंगाल की तो होगी, सरल सी बात है। अब इसके बाद आपको क्या याद करना है कि इसमें कह रहे हैं कि नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा पर
और साहित्य पर पढ़ा। अच्छा, आपने पाश्चात्य साहित्य जितना भी पढ़ा कहते हैं ना उसके लिए कि जितना भी पश्चिमी साहित्य से जो भारत में हमारे साहित्य में प्रयोग हुआ है तो वो कहीं ना कहीं पहले बांग्ला में आई है, फिर बांग्ला के बाद वो हिंदी साहित्य में आई है। ऐसा आप पढ़ते हो, चाहे भारतेंदु युग में आप उपन्यास वगैरह पढ़ते होंगे तो हमने उपन्यास शब्द को ही पढ़ा है कि उपन्यास जो है पहले मतलब पश्चिम उसमें होते हुए बांग्ला आया था, बांग्ला में उसका नाम उपन्यास ही था और फिर उपन्यास से वो भारत में आया तो भारत में भी उपन्यास नाम से ही जाना गया। तो यहाँ पे नवीन यूरोपीय विचारधारा कहाँ सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पड़ता है तो बांग्ला में पड़ता है, ध्यान रखना। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है ना, प्राचीन देवनागरी से जुड़ रही है। जो बांग्ला है ये प्राचीन देवनागरी से विकसित है, लेकिन उसकी लिपि अभी क्या है, कह रहे हैं बांग्ला लिपि है। बस यहाँ पूछ सकते हैं कि बांग्ला लिपि जो है इसकी यह प्राचीन किससे, प्राचीन लिपि क्या थी इसकी, तब आपको देवनागरी बताना है, क्योंकि प्राचीन देवनागरी से जुड़ी हुई है, बांग्ला लिपि ही है। ठीक है, अब आपको बांग्ला को याद करना है। बांग्ला में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, बांग्ला जो भाषा है इसमें आपको याद करना है ये बंगधन, बंगाल धन, बंगधन आल प्रत्यय से बना है। पहली बात ये आल याद रखना है, इसमें प्रत्यय कौन है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये बांग्ला कैसा शब्द है पूछेंगे तो ये ध्यान रखना संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत शब्द बंगाल से बना है। तो बंगाल अगर कैसा शब्द है पूछेंगे तो संस्कृत शब्द है, ये चीज़ ध्यान रखना। और बंगाल से क्या हुआ है कहेंगे तो यूरोपीय विचारधारा का सर्वोत्तम प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय जो विचारधारा थी, यूरोपीय विचारधारा का क्या मिला है यहाँ पे, सर्वप्रथम प्रभाव है। ये चीज़ मत भूलना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय विचारधारा था उसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है तो बांग्ला में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बांग्ला की लिपि क्या है तो आपको ध्यान रखना है बांग्ला लिपि है। बांग्ला की कौन सी लिपि है, बांग्ला लिपि है। लेकिन अगर इसकी प्राचीन लिपि पूछेंगे, प्राचीन लिपि क्या थी, तब आपको देवनागरी बताना है। ठीक है, तब प्राचीन जो प्राचीन देवनागरी थी उसी से विकसित होकर के आज यहाँ पे लिपि जो है वो बांग्ला लिपि है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट में असमी है। ठीक है, असमी जिसको हम असमिया कहते हैं। तो ये इसमें आपको एक ही चीज़ बस याद रखना है कि जो ये असमिया है ना, ये असम प्रदेश की भाषा है। क्योंकि असम आया है तो इसमें तो इतना जटिल कुछ नहीं है। अगर पूछ देंगे कि असमिया किस देश की है तो असम की है, बस केवल याद करिए, एक ही प्रश्न इसमें है। और इनकी जो लिपि है ये बांग्ला है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर असम से आपको कुछ याद करना है तो इसकी देखो, असम में केवल एक याद करना है कि असम की लिपि पूछेंगे ना, लिपि ये बांग्ला है। ठीक है, बांग्ला है। और इसकी असम की बोली अगर पूछेंगे ना, मुख्य बोली, असम की मुख्य बोली अगर पूछा जाएगा तो आपको विष्णुपुरिया रखना है। असम वाले क्या करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं ना, विष्णुपुरिया। तो ये दो प्रश्न हैं और दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगी मैं आपको, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कहूँगी, क्योंकि जो ये बांग्ला इन्होंने लिपि दे दी ना, असम से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही है। अगर सपोज एक बात बताइएगा, अगर इन्होंने प्रश्न दे दिया, अगर मैं ही आपको यहाँ पे प्रश्न दे दूँ कि असम की लिपि है ना, असम की लिपि है। देखिए, एक ऑप्शन मैं रख रही हूँ असमिया, है ना, असमिया। एक मैंने रखा बंगला, एक मैंने रखा देवनागरी और एक मैंने रखा पंजाबी, है ना, ये 4 रखे हैं। देखिए 100% लोग मैं बता रही हूँ, अगर मैं असम लगा दूँ तो असमिया लिपि लगाएंगे। इसमें कोई भी बांग्ला की तरफ नहीं जाएगा, यही सोचेगा कि बांग्ला की लिपि होगी, है ना, यही सोचेगा कि बांग्ला की लिपि होगी। बांग्ला की लिपि के साथ साथ जो बांग्ला लिपि है ना, बांग्ला लिपि बंगाल की लिपि के साथ साथ, ध्यान रखना, बांग्ला लिपि जो है बंगाल की लिपि के साथ साथ असम की लिपि भी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ अगर इस तरह से प्रश्न बन जाए तो हर कोई इसमें असमिया लगाएगा, कोई भी बांग्ला नहीं लगाएगा, किसी भी हालत में नहीं लगाएगा, क्योंकि दिमाग इतना एक्टिव नहीं रहता है। जो चीज़ आंखें देखती है ना वही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ सब लोग बांग्ला लगा देंगे, बांग्ला ना लगा के असमिया लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, गुजरात में गुजराती थी, उड़िया में उड़िया थी, इस तरह से। तो जो बंगला में बंगला लिपि थी, है ना, ऐसे अगर देखेंगे तो असम में असमिया लिपि भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बंगला लिपि 2 जगह है। आपको दिमाग में बिठा लेना है कि बंगला जो लिपि है 2 जगह है, एक तो वो बंगाल में ही है, दूसरा असम की भी लिपि है।
ठीक है। बंगला लिपि असम की भी है, असम की भी है, असम की भी है। तो ये गांठ बांध के चलिए, गलत होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बंगला में आपको एक विष्णुपुरिया याद रखनी है, क्योंकि बंगाल वाले सॉरी जो असमिया है, असम वाले जो हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं करके विष्णुपुरिया उनकी बोली याद करना। मुख्य बोली में विष्णुपुरिया आती है। 2 ही प्रश्न केवल असम से याद करने हैं कि एक वहाँ की बोली विष्णुपुरिया है और एक वहाँ की लिपि बंगला है, बस ये 2 प्रश्न याद कर लीजिए, एकदम बढ़िया। अब उड़िया बचता है केवल, है ना। उड़िया, उड़िया को क्या कहते हैं? प्राचीन उत्कल। वैसे भी आपको याद होगा पहले से उड़िया को उत्कल ही कहा जाता था। एक प्रश्न ये बन रहा है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तब आपको बताना है उत्कल था। ठीक है, और वर्तमान में इसको उड़ीसा कहते हैं। इसकी बोली क्या है? गंजामी, संबलपुरी, भरती। ठीक है, भत्री, क्या 3 ही है ना, गंजामी है, संबलपुरी है, भत्री है। तो ये उड़िया की 3 बोलियां हैं। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है। अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, उड़िया भाषा किससे मिलती है? बंगला से। वहाँ असमिया की लिपि बंगला है और यहाँ उड़िया बंगला से मिलती जुलती है, शब्दावली मिलती जुलती है। इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तर शैली है ना। उड़िया की लिपि क्या है? ब्राह्मी की उत्तर शैली है, उत्तर शैली से विकसित है। बताई नहीं है लिपि कौन है, बस इतना बताया कि ब्राह्मी की जो उत्तर शैली है उससे इसकी शैली क्या है, इसकी लिपि विकसित है। अब उड़िया के लिए बातें ध्यान रखिएगा आप। उड़िया में आप क्या क्या याद करेंगे? पहली बात, उड़िया जो है इसका प्राचीन नाम पूछे उड़िया का ना, तो ये उत्कल है, ये उत्कल है, ऐसे याद करना है। वर्तमान नाम पूछे, वर्तमान अगर पूछे तो ये उड़ीसा है ना। और अगर यहाँ पे पूछे कि ये उड़िया जो है किससे मिलती जुलती है, किससे मिलती है, तो आपको याद रखना है बंगला से। किससे मिलती जुलती है? बंगला से मिलती है। अब इसकी बोली बोले, है ना, इसकी बोलियां क्या क्या हैं, तो आपको बोली के लिए क्या याद करना है? बोली के लिए याद रखना गंजी, एक कोई गंजी लड़की थी ना, उसका नाम था भत्री, गंजी भत्री। देखो, संभल कर, संभल कर उड़ गई, उड़ गई, है ना। तो गंजी से गंजामी हो गया, भत्री से भत्री है, संभल कर से क्या हो जाएगी? संभल कर से संबलपुरी हो जाएगी ना। उड़ गई से उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा की बोलियां हो गया। तो गंजी भत्री संभल कर उड़ गई। गंजी भत्री 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। गंजी भत्री जो थी संभल कर उड़ गई। अच्छा, वो गंजी थी तो उसको लोग तरह तरह की बुरी बातें करते थे ना, इसलिए हर समय वो जो भत्री थी, गंजी थी, तो गंजी भत्री जो थी संभल कर चलती थी कि कहीं कोई देख ना ले उसको। तो जैसे ही उसको मौका मिलता था तो उड़ जाती थी, है ना। तो उड़ जाती से उड़िया की हो गई। तो गंजी भत्री संभल कर, ये 3 याद रखना। गंजी भत्री संभल कर उड़ जाती थी, उड़ जाती थी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये उड़ीसा से है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमने जो विशेषताएं थी, जो कल हमने भाषाएं पढ़ी थी, चाहे जिसने जैसे भी उसको आधुनिक भाषाओं को बांटा था, तो उनमें ये सब निकल के आ रही थी। सिंधी, लहंदा, पंजाबी, असमी, उड़िया, ये सारी निकल के आई थी। इनकी कुछ कुछ विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं उसको दिमाग में बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ज़रूर बोली को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो यहीं के साथ आज क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।